मैंने हमेशा कहा कि आज चॉइस इज बिटवीन फ्रीडम एंड फियर, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, जस्टिस एंड इनजस्टिस। ये चार मुद्दों को लेकर इस देश में जो जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए उस तरह की प्रखर चर्चा अभी नहीं हो रही है। और यहाँ मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ that the youth of this country must come forward to take part in politics. क्या जस्टिस अफोर्डेबल है? क्या हर आदमी जितनी फीस अच्छे वकील चाहते हैं या जितने पैसों की जरूरत है केस की पैरवी करने के लिए, क्या सब लोग जुटा सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इंडिया इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल चैलेंज to the future of constitutional democracy. Super Hits 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे निखिल और जेएलएफ सीजन 18 साल का जेएलएफ हो चुका है और हम है एक्सक्लूसिव एंड ऑफिशियल रेडियो पार्टनर। सो अभी मुझसे बातचीत करने के लिए ऐसी शख्सियत है मेरे साथ में जिसे मुझे लगता है कि नाम की या पहचान की आप लोगों को बताने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पूरा देश तो जानता ही है, पूरी दुनिया भी पहचानती है। मिस्टर अश्विनी कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फॉर्मर हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ रहे हैं और बहुत सारे पद इन्होंने संभाले हैं। सो क्विक स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सर, आपने मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का पद संभाला ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स। उस टाइम की बात करें वापस, अगर हम देखें उस टाइम को, तो मोस्ट प्रेसिंग लीगल रिफॉर्म इंडिया जो आज भी जरूरत है इंडिया को चाहिए, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा प्रेसिंग रिफॉर्म मेरी समझ में जिसकी आज देश को जरूरत है वो है प्रोसीजरल लॉ। सदियों तक मुकदमे चलते रहते हैं और जो लिटिगेंट है वो खाकसार हो जाता है, उसका दिवालिया हो जाता है, मगर उसको इंसाफ नहीं मिलता। उसकी आने वाली पुश्त वो केस चलाती रहती है। इसके बारे में मैंने भी कोशिश की और लॉ मंत्रियों ने भी कोशिश की, मगर क्योंकि बार की रजामंदी, जजों की रजामंदी, अवाम की रजामंदी, पार्लियामेंटेरियंस की रजामंदी, सभी की रजामंदी हर पहलू के लिए ज़रूरी है रिफॉर्म के, इसलिए कहीं ना कहीं वो कंसेंसस जुटा नहीं पाते हम लोग, और इसलिए वो रिफॉर्म आधे अधूरे रह गए। कुछ हुए भी हैं। और दूसरी चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती है, एक्सेस टू जस्टिस। क्या जस्टिस अफोर्डेबल है? क्या हर आदमी जितनी फीस अच्छे वकील चाहते हैं या जितने पैसों की जरूरत है केस की पैरवी करने के लिए, क्या सब लोग जुटा सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लीड्स टू इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू जस्टिस। तो ये दो जो मुद्दे हैं ये बहुत अहम मुद्दे हैं। सर, आपकी बुक भी है चैलेंज डेमोक्रेसी एग्जामाइंस, जिसमें बहुत सारी बातें आपने करी है, लिखी है। उनमें से एक बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि डू यू रियली थिंक कि डेमोक्रेसी इज ट्रूली एट रिस्क? मतलब, या फिर ये इवॉल्व कर रही है? इट इज जस्ट लाइक दैट। ऑल डेमोक्रेसीज इवॉल्व। सारे लोकतंत्र अपनी जर्नी तय करते हैं, मगर मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि पिछले कुछ सालों में बहुत गहरे प्रहार हुए हैं हमारे लोकतंत्र। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया गया या वो अब अंदर से कमजोर हुई। और जिस तरह हर इंस्टीट्यूशन से अब आप एक ही तरह के व्यूज सुनते हैं, डिसेंटिंग व्यूज की जो स्पेस थी वो लगातार श्रिंक हो रही है देश में। और एक भय का वातावरण, क्लाइमेट ऑफ फियर, ये जो देश में आज छा गया है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि आज चॉइस इज बिटवीन फ्रीडम एंड फियर, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, जस्टिस एंड इनजस्टिस। ये चार मुद्दों को लेकर इस देश में जो जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए उस तरह की प्रखर चर्चा अभी नहीं हो रही। ये होनी जरूरी है अगर हमने अपने लोकतंत्र को और सुदृढ़ करना है। सर, बहुत लंबा करियर आपका रहा, पॉलिटिक्स में भी, गवर्नेंस में भी, तो आपका जो व्यू है ऑन पावर, जस्टिस एंड लीडरशिप, ये बदला है ओवर द इयर्स, या मतलब कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा जहां आपको लगा हो कि हाँ थोड़ा तो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? देखिए, ये आपने सबसे बड़ा सवाल मुझसे पूछा है। इस पर तो मेरी 2 किताबें इसी सवाल के ऊपर निर्धारित हैं। होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी के अलावा ह्यूमन डिग्निटी, अ पर्पस इन परपेचुइटी एंड अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट, रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पास्ट। मेरा ये मानना है कि देश की सियासत में बदलाव की जरूरत है।
और वो बदलाव लोग लाएंगे। कैसे लाएंगे? उन नेताओं को चुनकर आगे करेंगे जो लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक, उनके एहसासों के मुताबिक काम करें और जनता के एहसास को, उनकी सेंसिटिविटीज को समझ पाए। तो एम्पैथी और कंपैशन, किसी के प्रति सद्भाव की भावना जो नेता रखें, पूरे नॉट ओनली अपने कुछ लोगों के लिए मगर समाज के लिए, सभी लोगों के लिए जो सद्भाव की भावना रखें। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह के लोगों का असेंबलियों में और पार्लियामेंट में जाना जरूरी है। वहीं से आगे नेतृत्व उभरेगा। और यहाँ मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ that the youth of this country must come forward to take part in politics. टॉमस मान बहुत बड़े थिंकर और राइटर हुए हैं जर्मनी के। उन्होंने लिखा था that the destiny of man in our times is determined by politics. True, very true. तो पॉलिटिक्स में अगर आपके सबसे बेहतरीन लोग नहीं आते तो देश में ना तो लोकतंत्र पनपेगा, ना देश एक विकसित देश बन सकेगा। क्या बात है सर। लॉ वर्सेस मोरालिटी की बात करें तो लीगल सिस्टम में ऑफनली लोग स्ट्रगल करते हैं टू बैलेंस जस्टिस विद मोरालिटी। कोई ऐसा केस या ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ में या आपके करियर में जहां आपको ऐसा महसूस हुआ हो, फील हुआ हो आपको कि मतलब ट्रू जस्टिस डिलीवर करने में कहीं ना कहीं फेलियर रहा या हम चूक गए? बहुत से ऐसे केस हैं where लीगल प्रोसेसेस डू नॉट लीड टू जस्टिस। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 1976 में अपनी एक फैसले में लिखा था, उसके बाद और 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया है। उन्होंने कहा द मॉर्टेलिटी ऑफ जस्टिस एट द हैंड्स ऑफ लॉ, यानी इंसाफ की हत्या कानून के हाथ में, ये नहीं होना चाहिए। तभी ये कहा है कि प्रोसीजर शुड बी द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, इट कैनॉट टेक द प्लेस ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस। तो जब जज कोई केस पढ़ते हैं या वकील कोई केस पढ़ते हैं तो उनको पता लग जाता है कि जस्टिस किस तरफ है, ये पता लग जाता है। मगर कई बार प्रोसीजरल पेचीदा नुक्ते ऐसे आ जाते हैं कि उनकी आहुति चढ़ जाता है इंसाफ। सर पॉलिटिक्स की बात करें या गवर्नेंस की बात करें, इसमें तो बहुत लंबा आपका करियर रहा, लेकिन उसके बाद में राइटिंग इन फिलॉसफी, इसमें आपका झुकाव आना, तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत सारी थीम्स पे डिलीवर करती है, कई सारी चीजें डाइवर्स करती है, कई सारी चीजें। तो व्हाट ड्रॉज यू टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग आइडियाज बियॉन्ड लॉ एंड पॉलिटिक्स? देखिए, ये मेरी जिंदगी के साथ संबंधित एक बहुत गहन सवाल है जी, और ये तो बायोग्राफिकल है, इसलिए मैं 1-8 मिनट लगा कर इसका जवाब sure. जब 2016 में मेरी पार्लियामेंट की टर्म खत्म हुई जी, तब तक मैं मंत्री हो लिया था, स्पेशल एनवॉय हो लिया था, जो पद मैं हासिल कर सकता था वो सारे पद मैंने हासिल कर लिए। तो मैंने सोचा अब मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तब मैंने वो किताब लिखी, ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पस इन परपेचुइटी। ता जिंदगी मेरी जिंदगी का मकसद ह्यूमन डिग्निटी को एडवांस करने का होगा। मैंने ये भी सोच लिया था कि जब तक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंधित हूँ तो मुझको उस पार्टी की गलत सही हर बात की जय बुलानी होगी जो मेरी सेंस ऑफ डिग्निटी के अनुकूल मैंने उस वक्त महसूस नहीं किया। इसलिए मैंने पार्टी भी छोड़ दी और लिखना शुरू किया। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो जो मेरे अंदरूनी जज्बात, जो मैंने सीखा था, जो मैंने समझा था, जो मैंने एहसास किया था, उसकी व्याख्या करनी शुरू। वहां से मेरी लिखने का जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ, सफर शुरू हुआ। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पे मेरी तीनों ही बड़ी किताबों की आज डिस्प्ले है। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ JLF का कि उन्होंने इन तीनों किताबों को यहाँ रखना उचित समझा। सर, इफ यू कुड एड्रेस वन मेजर चैलेंज जो इंडिया आज फेस कर रहा है, ये अबाउट लॉ हो सकता है, गवर्नेंस के बारे में हो सकता है या सोसाइटी के बारे में हो सकता है। इंडिया इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल चैलेंज टू द फ्यूचर ऑफ constitutional democracy. Constitutional democracy is not pure majoritarian democracy. कुछ लोग कहते हैं कि साहब चुनाव है, लोगों ने जिसको वोट दिया वो जीत गया, बिल्कुल ठीक है। मेजॉरिटी रूल अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, वो डेमोक्रेसी का एक अंग जरूर है,
मगर हमने अपने आप को केवल मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी नहीं दी, हमने संवैधानिक लोकतंत्र अपने आप को दिया है, जिसका मतलब ये है कि जो सत्ता में लोग आते हैं उनको संविधान की मर्यादा के मुताबिक सत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या सत्ता का इस्तेमाल संविधान के गोल्स को, संविधान के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको बढ़ाने में लगाया जा रहा है, या संविधान के जो मूल आधार हैं उन पर प्रहार हो रहा है? ये फैसला देश को करना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैंने कहा कि आज पहली बार हम एक दोराहे पर खड़े हो गए हैं इमरजेंसी के बाद, जहां चॉइस है फ्रीडम और फियर, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, सेकुलरिज्म या कम्युनलिज्म, जस्टिस या इनजस्टिस। तो सारे संविधान का लब्बो लबाब ये है कि जो व्यक्ति की डिग्निटी है, जो एक व्यक्ति का कोर वैल्यू है कि इंसान का आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, क्या संविधान द्वारा, क्या अपनी राजनीति के द्वारा हम उसके सम्मान को, एक आम आदमी के सम्मान को आगे बढ़ा रहे हैं? हर रोज आप अखबार उठाओ, हर रोज आप अपने जीवन के जब कार्यक्रम शुरू करते हैं, हर रोज देखो कहीं ना कहीं घात पहुंचा रहे हैं हम इंसान के आत्मसम्मान को। और जो कोर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का कोर है, ये है मानव सम्मान। मानव सम्मान गिरता जा रहा है इस देश में। अलामा इकबाल का एक शेर है, वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा इस संदर्भ। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, आदाब खुद आगाही मैंने अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एस्टीम, अवेयरनेस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। जब इश्क किसी भी, कोई भी पैशन, कोई भी मुद्दा आपकी जिंदगी का, जब आपको अपने सम्मान के प्रति समर्पित करता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर, जो गुलाम हैं, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। गुलाम भी उस वक्त एक राजा का एक रीगल ग्रेस इख्तियार कर लेता है जब वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ लेता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे सवाल हमने सर से पूछे। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे इस इंटरव्यू का, व्हिच इज रैपिड फायर। तो मैं सवाल पूछूंगा सर, आपको फटाफट से जवाब देने। वन लॉ यू विश डिडंट एग्जिस्ट, होना ही नहीं चाहिए था। लॉ दैट entitles a cop to enter the home and arrest anyone whenever he wants. Politics in one word. Politics determines the destiny of man in our times. वाह। A historical figure जो आपको लगता है कि आपको कोई केस में उनके साथ में आर्ग्यू करना है? नानी पालखीवाला। एक ऐसी हैबिट की बात करें जो बहुत लंबे समय तक राज्यसभा में टिकने के लिए चाहिए। आया बड़ा सवाल आया। अपने दुश्मनों की पहचान और दोस्तों की पहचान। वेरी ट्रू। अ लीगल केस फ्रॉम हिस्ट्री दैट फैसिनेट्स यू। भोपाल गैस केस, मैंने लड़ा था ये केस, और उसमें बहुत से मुद्दे ऐसे थे जो बहुत चुनौती के थे। कई केस ऐसे आए, मगर वो केस मुझे बहुत स्मरण है। और एक आर्बिट्रेशन का केस था जो बड़े साल चला, जो कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गया, फिर नीचे आया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर आया, फिर 20 साल चला। एक ऐसी बुक जो आपको लगता है कि हर पॉलिटिशियन को पढ़नी चाहिए आज के जमाने की पॉलिटिक्स? हैरल्ड लस्की की जो किताब है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पढ़नी चाहिए। इफ नॉट लॉ और पॉलिटिक्स, आप क्या कर रहे होते हैं आज? फैशन या फिल्म्स? फैशन इज माय हॉबी। अच्छा सर, आप दिख भी बड़े हैंडसम रहे हैं। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा और काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। क्रिश्चियन डियोर वालों ने मुझे ऑफर दिया था 28 साल की उम्र में अपना कंसल्टेंट बनने। सुन रहे हो आप? सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। I was in Paris at the age of 28. I was offered to be a consultant to Dior. और 30 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं? हमने बहुत पापड़ बेले हैं, लिखना है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ग्रेट प्लेजर।